सीज फायर जब हुआ तो शर्तें किसकी मानी? भाई जो सामने से आता है, जो झुकता है, उसकी शर्तें नहीं मानी जाती। भारत ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, भारत ने उन आतंकी ठिकानों पे हमला किया जिनसे आतंकी भारत में एंटर हुए थे। अंकल सैम का एकदम से नजरिया कैसे बदला? 9 तारीख की रात तक ये कह रहे थे कि हम बीच में नहीं पड़ेंगे, तो 10 तारीख की सुबह को बीच में कैसे पड़े? एक कहानी हमने किराना हिल्स वाली बता दी कि अंकल सैम को क्यों पढ़ना। किराना हिल्स होल्ड पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन। और जो लोग जश्न मना भी रहे हैं उनको एक चीज और समझनी चाहिए कि जो देश उनके मानने से जीता है, उसी देश में आजकल आतंकियों की खुली सभाएं हुई। हम लोग बहुत जल्दी नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सारी बातें जानने लायक या बताने लायक होती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए शो में। आज मैं कह रहा हूँ शो में, पॉडकास्ट में नहीं कह रहा हूँ। उसका रीज़न है कि आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो एक पॉडकास्ट नहीं है, बल्कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ही गंभीर है और आइए बताते हैं आपको। उससे पहले ना मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। काफ़ी टाइम पहले मैं एक मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा था और वहाँ पे मैंने 2 लड़कों को आपस में बात करते हुए सुना। उनमें से एक कहता है कि यार तू तो मैकडी की लाइन में था ना, बर्गर लेके आने वाला था। तो दूसरा कहता है कि हाँ अभी तैयार हो रहा है। और तो दूसरा पूछता है कि कुकुम्बर या चीज़, और कहता है कि नहीं कि रेड सॉस। और इतने में ना मेरा एक दोस्त है, उसने मेरा हाथ खींचा और वो मुझे पकड़ के साइड में ले गया और कहता है चल मूंगफली खरीदते हैं, दूर से तमाशा देखते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तमाशा मतलब? तो कहता है कि एक ना मोटी लड़की आने वाली है रेड ड्रेस में, और ये जो दोनों हैं ये फील्डिंग जमा के बैठे हैं उसके बॉयफ्रेंड के लिए। ऐसे ही ना जाने कितने किस्सों में मेरा साथी रहा मेरा दोस्त क्षितिज सक्सेना। क्षितिज के बारे में बताऊं ना तो कॉलेज टाइम से हम दोनों दोस्त हैं, और लोग लेकिन आजकल उन्हें कचरा किंग के नाम से जानते हैं, उन्हें सोशल वर्कर के नाम से जानते हैं। काफ़ी सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एनजीओज के साथ वो जुड़ा हुआ है, देश विदेश में काम कर रहा है, बच्चों की एजुकेशन पे, मेडिकल हेल्प्स के लिए, और अलग अलग क्षेत्र में एनजीओज के साथ ये जुड़ा हुआ है। दूसरा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 करने वाला भी यही है। बस इसकी एक खूबी है कि ना ये अपना नाम छपवाता है ना अपनी फोटो छपवाता है, लेकिन जो लोग वेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में है वो जानते हैं क्षितिज सक्सेना का एक नाम। राष्ट्रपति तक से इन्हें पुरस्कार मिले हुए हैं। काफ़ी रिजर्व्ड है, लेकिन मैं इसको हमेशा बिटवीन द लाइंस कहता हूँ, और काफ़ी इंफॉर्मेशन रखता है अपने सोर्सेज से, क्योंकि एनजीओ से जुड़ा है तो देश विदेश में इनके पास इंफॉर्मेशन आई जाती है। जो लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम में कनेक्ट करते हैं, मुझसे सेशंस लेते हैं, मैं उनको बता दूं कि जब मुझे कभी जब मैं काफ़ी डल हो जाता हूँ ना, तो मैं इसको कॉल करता हूँ। तो इस जिंदगी का अगर जेठालाल हूँ, तो मेरी जिंदगी का जो तारक मेहता है वो क्षितिज सक्सेना है। तो आइए डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। क्षितिज, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील, पहली बार इतनी सारी तारीफ सुनी है मैंने तेरे अपने मुंह से। और सच्ची बात ये है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक वो पिक्चर है ना फुकरे, उसमें एक चूचा और एक हनी है। मैं चूचा की तरह कहानियां सुनाता हूँ और ये हनी की तरह उसको कोई ना कोई रूप दे लेता है और उसका कोई ना कोई मतलब निकाल लेता है। मैं किससे कहानियां लिखता हूँ, वही सुनाता हूँ, और काफी सालों से सुनाता आ रहा हूँ। उसी के मेरे सारे दोस्त बहुत जाने क्यों, एक तो प्रेम करते हैं इसलिए तारीफ भी करते हैं। वही काम है, वही चल रहा है। और क्षितिज, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो अगर मैं एक चीज लोगों से बात करूं तो ये जो दुनिया है ना, आधी दुनिया शायद झूठ पे चल रही है। ठीक है, सही बात है। और कहते हैं लोग कि जिंदगी में मतलब आटे में नमक जितना झूठ तो होना ही चाहिए, तभी शायद जिंदगी रंगीन भी होती है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग खुश ना झूठी में रहते हैं। सच्ची बात इतनी निगलने में मुश्किल होती है कि अगर उसमें झूठ की मिलावट ना हो तो हम लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल। और जो झूठ है ना, शायद वो हर जगह से ही, चाहे वो शादी का सीवी हो जी आपका, चाहे वो अगर मैं कहूँ तो मतलब एक मसालेदार झूठ तो हर जगह चाहिए भी होता है। और अगर झूठ, एक तेरी मुझे एक बात याद है कि अगर
तूने कभी किसी से कहा था कि अगर झूठ बोलने से नाक लंबी हो तो तेरे नाक पे बरेली तक का एक पूरा हाईवे हाईवे बनाया जा सकता है। अगर झूठ बोला जा सकता है तो मैं आधी दुनिया का सीईओ हो सकता हूँ झूठ बोलने की कंपनी में क्योंकि कोई भी सच पता है, आप 95% सच बोलो और 5% उसमें झूठ ना मिलाओ तो सामने वाले के लिए काफी बोरिंग हो जाता है, वो सुनना नहीं चाहता। मेरे पास काफी लोग आते हैं कई कामों को, मैं जब उन्हें पहली बार मैं कहता हूं कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो वो मानते नहीं है, वो झूठ सुन के ही जाते हैं कि अच्छा मैं देखता हूँ करता हूँ। तो भाई झूठ तो ऐसा है जो हर चीज के लिए जरूरी है। कई सारी बातें जो आधिकारिक रूप से बहुत पुष्ट है, स्पष्ट है, सबको दर्शाई नहीं जा सकती, उसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों के सामने झूठ ही रहे, क्योंकि वो झूठ रहेगा और उस झूठ को जब तक वो समझते रहेंगे तभी तक ये दुनिया, देश और ये कानून व्यवस्था और ये सारी व्यवस्थाएं चल पाएंगी। ये मेरा विचार है। बिल्कुल। और जब हम झूठ की बात ही कर रहे हैं तो हम जिस अपने टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो झूठ का जो पर्यायवाची शब्द है आतंकिस्तान, हाँ, आज उसको डिस्कस करते हैं। जो पिछले दिनों हमारा पड़ोस में एक जगह है जिसको हम लोग आतंकिस्तान के नाम से जानते हैं और भारत बहुत दिनों से विदेशी मंचों पे उसे आतंकिस्तान कहता है। जी 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 जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। हम लोगों की बहुत चर्चा हुई है युद्ध के बीच में कि अब क्या चल रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल भाई जी। और आज तो 1 महीना भी कंप्लीट होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर को, तो आई थिंक इससे अच्छा समय नहीं हो सकता लोगों तक कुछ सच और कुछ झूठ पहुंचाने का। ये बहुत संवेदनशील विषय है। पहली बार भारत ने रिटेलिएट किया है किसी चीज पे इस तरीके से, और इतनी शर्मनाक पहलगाम में जो चीजें हुई थी, मतलब जो एक दरार डालने की प्रक्रिया थी, जो एक सोची समझी साजिश थी, उसका जिस फौलादी ढंग से, जिस गौरवान्वित तरीके से भारत सरकार ने जवाब दिया, वो सचमुच सराहनीय है। और सचमुच उसमें कई सारी बातें जो पब्लिक नहीं की जा सकती, मेरे विचार से वो पब्लिक की जानी चाहिए, जिससे पता चले कि हुआ क्या है। बिल्कुल। अब ये मजबूरी है कि बताई नहीं जा सकती, पर ये हाँ उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। मैं तो खैर नहीं बताऊंगा, मैं तो आपको कहानी सुनाने आया हूँ, मैं कहानी सुनाऊंगा, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा कूटनीतिक कदम अभी तक भारत सरकार की किसी प्रक्रिया में दिखता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद पाकिस्तान ने जो हम झूठ की बात कर रहे हैं, आतंकिस्तान ने, आप भूल गए भाई, पाकिस्तान तो अच्छा देश है। हाँ बिल्कुल, आतंकिस्तान ने जो झूठ फैलाया जी इस युद्ध के बाद जी, और बार बार और जी जी जी, जी। मैं एक छोटी सी और झूठ के साथ साथ बेवकूफी भरी स्टेटमेंट्स, जी, जैसे उनके एक ऑफिसर की बात सुन रहा था जिसका इंग्लिश से अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो उनका कहना था कि S-400 को ढूंढना ज्यादा मुश्किल है और उसको खत्म करना ज्यादा आसान है बिकॉज ऑफ मोबाइल। हाँ बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बिल्कुल। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात वो कर रहे हैं जो जिनका देश कहता है भाई धरती चपटी है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। और कहाँ से ये शब्द आते हैं, कहाँ से झूठ आता है। तो एक कहानी थी आपके पास जो हाल फिलहाल में मैंने आपसे सुनी थी, जो आपको सोर्सेस से पता चली, लेकिन नहीं, लोग समझ ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में क्या है ना, हम इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं ना, तो काफी नशा जो होता है ना, नशे जो प्रोहिबिटेड नशे हैं ना, वो बहुत आसानी से वहां पहाड़ों पे उपलब्ध होते हैं। ये पाकिस्तान की तरफ जाते जाते आतंकिस्तान की तरफ से जाते जाते वहां पे इसकी मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो जिस तरीके से वहां बातचीत होती है, तो कभी कभी लगता है कि लगभग पूरा मुल्क या तो शायरी कर रहा है या झूम रहा है, समझ में नहीं आता वो किस स्टेज में है और इतना खुश कैसे रह लेते हैं भाई, कैसे सरवाइव करते हैं। मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। जो कहानी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कहानी इस तरीके से समझ लीजिए कि 2 भाइयों में बंटवारा होना था। जब 2 भाइयों में बंटवारा हुआ तो बड़े भाई और छोटे भाई ने तय किया कि कौन सा मकान का कौन सा हिस्सा कैसा लेगा। मतलब एक समान प्लॉट नहीं था, एक जो मकान था वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। तय हुआ कि कौन सा हिस्सा किसे लेना है। तो बड़े भाई ने अपना हिस्सा तय किया, छोटे भाई ने अपना हिस्सा तय किया। बहुत सारे संघर्ष के बीच में एक हिसाब से तय हो गया कि अच्छा ठीक है, आप यहाँ तक, आप यहाँ तक मैं। वहां पे एक दालान का हिस्सा था जहाँ पे एक बूढ़े उनके रिश्तेदार पुराने रहते थे। वो हिस्सा बूढ़े जो रिश्तेदार थे वो किसी भाई के साथ नहीं होना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं अलग ही जो है अपने हिस्से में रहूं। छोटे भाई को जब ये बात पता चली तो उसने देखा कि वो ताकतवर व्यक्ति है, वो बूढ़े कहाँ तक उसको रेजिस्ट करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि यही समय है। तो
जब ये बंटवारा पूरा भी नहीं हो पाया था, इससे पहले उन्होंने बूढ़े चाचा की जमीन पे अपने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, छोटे भाई ने। छोटे वाले ने। तो वो बूढ़े रिश्तेदार उसके घबराए और वो बड़े भाई के पास आ गए, बोले भाई ये तो मुझे दबा रहा है, ये तो आप मुझे बचाइए। बड़े भाई ने कहा आप कागज नाम कर दीजिए मेरे। तो बड़े भाई के साथ जो संधि हुई उसमें कागज जो है वो बड़े भाई के नाम हो गए, और कागज की संधि होते ही बड़े भाई ने वहां पे अपने अपने लड़कों को भेज दिया कि जाइए रोकिए। तो वहीं पे एक रुक गया, वो एक बॉर्डर टाइप का हो गया कि एक हिस्से में छोटा भाई रुक गया और एक हिस्से में बड़ा भाई। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। बिल्कुल। तो छोटे भाई ने उस दालान में अपनी गाड़ी खड़ी करना शुरू कर दी, जबरदस्ती दालान में। और फिर ये था क्योंकि बड़ा भाई जो है, बड़े भाई के हमेशा वो सिद्धांत के रूप में चला, उसके पंचशील सिद्धांत थे, वो शांति चाहता था, वो युद्ध नहीं चाहता था। और उसको ये लगता था कि वो बूढ़े चाचा जिसको उसने बचाया है उसके बच्चे भी जो है वो छोटे वाले से ज्यादा प्रभावित है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी दुनिया को। तो बड़े भाई ने सोचा कि शांति रखनी चाहिए हमको। उसने बहुत सारे हक दिए कि उनको कहा कि मतलब उन जिन चाचा जो दालान में रहते थे उनको बहुत सारे अलग से हक दिए कि चलिए जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक मैं आगे इस दालान में कुछ नहीं बनवाऊंगा, ये दालान आप ही की मिकदार में रहेगा, बस आप रहिए, शांति से रहिए। लेकिन ऐसा होता है कि कई सारी चीजें आसानी से समझ में नहीं आती हैं। तो ना चाचा के समझ में आ रही थी और ना छोटे भाई के समझ में आ रही थी। बीच में कई सारे विवाद हुए। एक बार तो विवाद इतना बड़ा कि बड़े भाई ने एक छोटे भाई की एक जमीन दूसरे किसी रिश्तेदार को भेज दी। लेकिन उस समय भी दालान का किस्सा नहीं हुआ। दालान किसके हक में है ये अभी तक उनकी गाड़ी खड़ी रही और एक हिस्सा उनके पास रहा, ये कहानी बनी रही। फिर ऐसी दुर्दांत घटना होती है, जैसी पहलगाम हुई है ऐसी एक दुर्दांत घटना हुई होती है। और अब बड़े भाई के जो बच्चे हैं जो ताकतवर हैं वो कहते हैं कि अब ऐसा है, हमको पूरा मकान चाहिए। अब हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे मकान को कब्जा ही लेते हैं, तब छोटे चाचा को समझ में आएगा कि हम में ताकत कितनी है। छोटे भाई को लगा कि ये तो, अब उन्होंने जब उनकी बैठकें और उनकी दराजें खोलना शुरू करी लड़कों ने, तो उनको लगा कि ये तो कहानी हो गई यार, ये तो हम फंस गए। और वो जहां से भी, इनके पास इतने हथियार ही नहीं थे कि वो बड़े भाई का सामना कर पाए, तो वो चुपके से आ गए बड़े भाई के पास कि भाई साहब बताइए फिर क्या करना चाहिए। बड़े भाई ने कहा देखो मेरे लड़के ऐसे तो मानेंगे नहीं, एक ही तरीका है, दालान में से गाड़ी हटा लो। छोटे भाई ने कहा बहुत बेइज्जती हो जाएगी, इस तरीके से कैसे दालान में से गाड़ी हटा लें। बोले नहीं यार गाड़ी तो हटानी पड़ेगी। तो दोनों में एक समझौता हुआ कि चलिए ऐसा है मैं गाड़ी हटा लेता हूँ, आप डिस्क्लोज मत कीजिए कि मैंने गाड़ी हटा ली। तो किस्सा ये है कि बड़े भाई के लड़के असल में दालान के अंदर उस हटी हुई गाड़ी की जगह पे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन ये बात अभी डिस्क्लोज करने वाली नहीं है। मतलब छोटे भाई की बेइज्जती ज्यादा हो जाएगी। वरना छोटे भाई का एक और परेशानी है भाई, इतने सारे लोग बुला लोगे फिर खिलाना भी पड़ेगा ना, नाकारा कौम का क्या करोगे। बिल्कुल। एक जो पूरा देश जो है जो नकारा है उसको आप जाहिल है, और मतलब शायद एक ना कह लो कि एक षड्यंत्र के तहत उन्हें जाहिल रखा। देश गलती से निकला है भाई। हाँ। एक पूरा का पूरा जो देश है वो षड्यंत्र, जो उनके जो क्या कहते हैं उन्हें आका जो है वो षड्यंत्र के तहत उन्हें जाहिल रखते हैं ताकि वो जो बोले वो विश्वास कर ले। तो अब ये तय हो रहा है कि एक अच्छे ओकेजन पे, हो सकता है 2029 से पहले, हो सकता है या किसी और वजह से वो उसको किसी समय में वो बता दे कि भाई ऐसा है, वो दलान में अपने अगला चुनाव जो है उसमें विधानसभा की सीटें बढ़ गई हैं इत्यादि इत्यादि। हो सकता है कुछ इस तरीके से ऐसा होने लगे, उसके बारे में सोचना है। देखिए भाई मेरे, एक बात को समझो, बहुत आसान तरीका था भारत सरकार के पास, 4 डमी लोगों को लेके आती बिल्कुल और मार देती, कहती हाँ ये लोग वो आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम की घटना की और हमने इन्हें अंजाम पे दे दिया। शायद कोई और प्रधानमंत्री होते तो ये काम इस तरीके से कर भी दिया जाता। बिल्कुल। पर इस समय जिसके नेतृत्व में हम चल रहे हैं ना, वो समझौता नहीं करता। बिल्कुल।
और उसने इतनी बड़ी जीत हासिल की है कि सच में ये सारी बातें उसके सामने छोटी है। बिल्कुल। क्यों, क्या, कैसे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत जल्दी ऐसी खबरें आएंगी जिससे जो मैं किस्सा कहानी सुना रहा हूं, जो गप मैं आपके सामने खींच रहा हूं, कि आपको लगेगा कि अरे अच्छा ऐसा हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। हम कुछ मेडिकल टीम्स है जो वहां पे जाती हैं, जो बताती हैं इस तरीके से, तो उनका अब एरिया लंबा हो गया है। बिल्कुल, वो जो एरिया की आप जो बात वो कर जहां रहे हैं, तक रुक जाते थे वो मेडिकल टीम सब दूर तक जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंदाजे होने लगते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो देखिए आगे, देखिए क्या होता है, किस तरीके से सामने लाया जाता है, क्योंकि आप मेडिकल की बात कर रहे हैं तो कुछ मेरे भी, हमारे भी अपने सोर्सेज हैं जी जिनके थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप बताइएगा कि वो कितनी सही है। जी क्योंकि आजकल ये सबसे बड़ा चल रहा है कि क्यों समझौता हो गया, ये सीज फायर क्यों हो गया। जी तो सीज फायर का जो हमें रीजन पता चला है हमारे सोर्सेज से, उसमें ऐसा था कि एक पहाड़ी है जिसे किराना हिल्स कहा जाता है। अच्छा अच्छा, अच्छा, ओहो, होता क्या है कि कंट्रीज को ना, जो भी कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्ड है उन्हें अंकल सैम को बताना पड़ता हाँ, है। उन्हें अंकल सैम ही नहीं, मतलब यूएन हाँ, को मतलब बताना होता है। हाँ, अंकल सैम के साथ साथ हाँ। सबको बताना होता है कि यहाँ हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, ताकि जब भी कोई युद्ध की स्थिति हो तो कोई वहां अटैक ना करे। ये एक जनरल संधि है सबकी। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन अब पाकिस्तान जैसा देश, और जिसके ऊपर अंकल सैम का एक टाइम तक हाँ ठीक ठीक, संरक्षण था, आप बहुत हद तक सही जा रहे हैं, लेकिन सोच समझ के बात करिए आगे। बिल्कुल, तो संरक्षण था। हाँ और कहा जाता है कि वो जगह बताई नहीं गई कि यहाँ पे भी है। हाँ जी हाँ जी। और उसका जो एंट्री पॉइंट है, उसका सिक्योरिटी सिस्टम, वहां का डिफेंस सिस्टम अंकल सैम का है, वो शुगर का नहीं है। शुगर आप समझ रहे होंगे, चीनी। हाँ, तो शुगर चीनी वो डिफेंस सिस्टम उनका नहीं है, बाकी सारा डिफेंस सिस्टम वहां पे शुगर का ही है। तो अंकल सैम का दिया हुआ डिफेंस सिस्टम वहां काम नहीं किया। ये वीडियो तो सबके पास है कि ब्रह्मोस गिरी वहां पर। हाँ जी, हाँ और जी, हमने तो खैर आर्मी बेस समझ के ही अटैक किया था। धुआं उठा उसका जो प्रकार था वो इस प्रकार का था जिस तरीके से हम लोगों ने पोखरण में कुछ चीजें देखी हैं। हाँ, पोखरण में या कह लो नागासाकी और हिरोशिमा में कुछ ऐसी चीजें हुई है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो खुद का ही हुआ उनका। तो उसके बाद ये हमारे पास खबर है कि 3,500 कॉकरोच वहां मरे। और ये जो मेडिकल टीमें हैं वहां पहुंची और उसके बाद दबाव बनाया गया कि भाई बहुत ज्यादा हो गया है, प्लीज ये आगे फैले ना। देखिए मुझे लगता है कि 99% तक को आप पहुंच गए हैं बात पे। बिल्कुल। लेकिन देखते पुष्टि हो जाने दीजिए आधिकारिक तौर पे क्या है क्या हुआ। वो तो 10-12 साल बाद कोई ना कोई जर्नल अपनी जीवनी में लिखेगा कि क्या हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। उनके जर्नल वैसे भी मरने से पहले लिखते कि हमारे थे। जब लंदन पहुंचते हैं वो लोग या फिर अमेरिका में संरक्षित हो जाते हैं तो उसके बाद बताते हैं कि हुआ क्या असल था। में क्या हुआ। हाँ, वो भी सारी घटनाएं हैं जो होनी है। बिल्कुल। और जरूर, और अच्छी बात है हम लोग साक्षी रहेंगे उन क्षणों के जो बहुत सालों से भारतवर्ष इंतजार कर रहा है, जिन क्षणों का बिल्कुल हम और आप साक्षी होंगे और साथ में उस चीज को मनाएंगे। बिल्कुल। एक क्रोनोलॉजी समझिए भाई, जब आपको याद है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था। बिल्कुल। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब अटैक हुआ तो ऐसा नहीं था कि 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 11 सितंबर 2001 में हुआ था शायद, बिल्कुल मैं अगर बोल नहीं रहा हूँ। तो ऐसा नहीं था कि अगले दिन उसामा को मार दिया कि 11 सितंबर को 12 सितंबर को उसामा को मार दिया। लेकिन अमेरिका की जनता ने ना एक विश्वास दिखाया अपने राष्ट्रपति पे। पहले जॉर्ज बुश थे और उसके बाद बराक ओबामा थे। अभी मैं कहीं सीरीज देख रहा था कि बराक ओबामा को जॉर्ज बुश कह के गए, जबकि वो दोनों अलग अलग पार्टी से हैं, कि एक काम अधूरा रह गया है, ओसामा बिन लादेन अभी तक नहीं गया है। बिल्कुल। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम लोगों ने शायद साथ ही में देखी थी जब वो कहते हैं जेंटलमैन वी कॉट हिम। बिल्कुल, है ना। तो हम लोग बहुत जल्दी नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। ये भी है कि बहुत जल्दी हमने नतीजा पा भी लिया। लेकिन सारी बातें जानने लायक या बताने लायक होती नहीं है। और ये घटना उसी तरीके से बनाई जा रही है जिस तरीके से उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मारा गया,
उसी तरीके से जिस तरीके से कौटिल्य ने जो उनको कांटा चुभा था ना, तो उन्होंने बिल्कुल। मट्ठा डाल दिया था। बिल्कुल। ये जड़ों पे मट्ठा डालने वाली बात हो रही है जो इस समय भारत सरकार जो प्रक्रिया कर रही है। ये उस तरीके का कार्य ही नहीं है कि आप ये सोचे कि फौरी तौर पे आपने कहा कि हमने ये घटना कर दी, हमने 4 आदमी मार दिए, अरे अरे बदला हो गया, बदला हो गया। ये जड़ से समाप्ति की शुरुआत है। बिल्कुल। और मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ इस बात का, जो कहते हैं ना एक धर्म को लेकर निशाना बनाते हैं, बिल्कुल। भारतीय मुस्लिम और ये आतंकिस्तान के लोगों में क्या फर्क है, ये उस चीज की शुरुआत है कि हम लोग मतलब भारत में रहने वाले लोग, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, किस तरीके से सामने वाली मुसीबत का सामना करते हैं। बिल्कुल। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी ऐसे परिणाम आने वाले हैं आंखों के सामने, जिससे मेरे ख्याल से कि भारत का सीना अभी 56 इंच का है, 56 दूनी कितने होते हैं, 112 इंच का हो जाएगा। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ पे ना आजकल प्रूफ बड़े मांगे जाते हैं। हमारे देश में कुछ पार्टीज कह लो राजनीति के लिए प्रूफ मांगने लग जाती हैं और ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में ऑपरेशन किया किसने है। तो ऐसे में जब प्रूफ दोनों साइड से दिए गए, जी, दोनों साइड की शायद ऑफिसर्स भी बैठे अलग अलग फौजों से, और इंडिया से जब अगर मैं कंपेयर करूं तो इंडिया वालों ने आपको सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाई, सैटेलाइट वीडियोस दिखाए, आपको डेटा पे आपको बात करी एक तरफ विद प्रूफ। और दूसरी तरफ एक देश है जिन्होंने एक पायरेटेड MS ऑफिस की कॉपी में पावर पॉइंट पे टेक्स्ट में बनाई मिसाइल की बनाई हुई एक स्लाइड के हमने यहां पर कर दिया, लिख दिया सिर्फ। लेकिन एक बात सुशील भाई जिक्र करना आप भूल रहे हो कि हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेशन किसने किया? कर्नल सोफिया कुरैशी ने, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, शायद विंग कमांडर ही है ना वो, व्योमिका सिंह जी ने। और कौन, जो भारत की बेटियां हैं, बिल्कुल, जो कंधे से कंधा मिलाकर जो है दुश्मन का सामना करने की हिम्मत रखती हैं। बिल्कुल। कई मुल्कों में तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहे हैं लड़कियों के, कई मुल्कों में तो अभी तक वो वोट नहीं दे सकते। कहते हैं कि भारतीय मुस्लिम भारत सरकार से परेशान है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया है कि हमने कैसे परखच्चे उड़ाए हैं बिल्कुल आतंकिस्तान के। बिल्कुल। तो ये भी एक गौरवान्वित करने वाला तथ्य है भारत सरकार का। अब एक तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा कूटनीतिक प्रयोग है, कूटनीतिक प्रयोग होने के साथ साथ ये हमारा रिप्रेजेंटेशन भी तो है। बिल्कुल। हम किस तरीके से बात कर रहे हैं और किस तरीके से बात रख रहे हैं। बिल्कुल। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि वो जो कह रहे हैं उसके अलावा भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और है। बिल्कुल। तो इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें रिप्रेजेंट कर कौन रहा है। बिल्कुल। और मतलब जमीन आसमान तो छोटी बात है मेरे ख्याल से, कुछ उधर तो 7-8 आसमान होते हैं ना, वही कुछ इतना अंतर तो है ही वो उस बातचीत करने में और उस पर जिम्मेदारी रखने। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद वही ना कि एक DGMO आता है आपके सामने आतंकिस्तान से, वो कहता है कि उसकी जो भाषा है वो ये है कि अगर आप पानी रोकोगे तो हम आपकी सांस रोक देंगे, ये इस तरह से बोला गया। और एक यहाँ के होते हैं जो कहते हैं हमें टारगेट्स दिए गए, हमने अटैक किया, उसके बाद कितनी बॉडीज हमारे को काउंट करना हमारा वो नहीं, वो काउंट करेंगे। तो ये शायद जमीन आसमान का फर्क है। अगर जिन जाहिलों को ऐसे जाहिलों पे विश्वास होता है, अगर वो जाहिल कभी टेक्निकली या फिर लॉजिकली सोच लें तो शायद वो अपने मुल्क के ही DGMOs पे थूक के वो सच सामने लाएंगे। हाँ, ये सचमुच ये है, पाकिस्तान की जनता को भी इस बारे में सोचना चाहिए। वो भी लगातार भारतीय चैनलों से उतने ही संपर्क में है जितना पाकिस्तान के चैनलों से हम लोग संपर्क में है। उसके बावजूद भी वो उस त्योहार को वो उन्होंने कुछ छुट्टी वगैरह डिक्लेयर कर दी ना कि वो हम 71 का बदला ले लिया है हमने। हाँ, भारत के कितने अच्छा। हाँ, एक चीज शायद कोई बांग्लादेश अलग हो गया, बलूचिस्तान अलग हुआ कि बांग्लादेश, सॉरी मतलब मुझे पता नहीं इस बारे में। मैं बलूचिस्तान है जिन्होंने खुद को अब आजाद घोषित कर दिया। दूसरा एक और चीज, एक इंफॉर्मेशन वाली बात है, ज्योग्राफी वाली बात भी होती है कि जब आपकी यहाँ के डिफेंस जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जब ये बोलने लगे कि मध्य प्रदेश में भोपाल पोर्ट को हमने बर्बाद कर दिया। भोपाल मतलब चारों तरफ से समुद्र से घिरा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, ठीक है। पटना पोर्ट को उन्होंने बर्बाद कर दिया, बेंगलोर पोर्ट को उन्होंने बर्बाद कर दिया। मतलब पोर्ट्स अगर यहाँ है तो मेरी समझ में नहीं आता फिर ये मुंबई में क्या है, वो हमारा कोची में क्या है। जब आप देखो ना फ्लाइट, जब कोई आदमी फ्लाइट लेता है ना तो वो समझाती है कि पानी में उतरने का, आपका जहाज जब पानी में गिर जाएगा
तो उतरने का क्या तरीका है। ये बात उन्होंने सीरियसली ले लिया है कि शायद उन्हें दिखता होगा कि हमारा जहाज उसके ऊपर, जमीन के ऊपर उड़ता ही नहीं है, ये समुद्र की तरफ ही उड़ता है। तो और हो सकता है इंडिया में समुद्र ज्यादा हो, बिल्कुल, कोई देश बड़ा है तो देश बड़ा है, अंदर तक ज्यादा हो सकता है, भोपाल के चारों तरफ समुद्र हो और वो द्वीप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टेक्स्ट बुक की भी तो प्रॉब्लम है ना, वहाँ की टेक्स्ट बुक में तो क्या क्या लिखा हुआ है ये तो कई बार सामने लाया जा चुका है कि क्या पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है। वो तो एक उनकी टेक्स्ट बुक तो ये कहती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ, एक पाकिस्तान मुल्क था हाँ जिससे हिंदुस्तान अलग हो गया। हाँ, तो और पाकिस्तान की आजादी का सिलसिला 711 में मोहम्मद बिन कासिम के झगड़े से स्टार्ट हुआ। अच्छा, आप स्टार्ट देखें, ये उनकी किताबों में है और वो उनकी किताबों में ही दूसरे उनके जो पॉडकास्टर हैं वो कहते हैं भाई वो जिस समय आए थे तो उस समय तो हमारे भी दुश्मन थे, हम भी तो हिंदू हुआ करते थे, बिल्कुल हम भी सनातनी थे भाई। बिल्कुल। तो उन्होंने जो जुल्म किया है उसकी वजह से आज हम इस स्टेज में हैं। आप उनको मानते हो कि वो मोहम्मद बिन कासिम उस समय पाकिस्तान अलग करने आया था, फिर पाकिस्तान का नाम मुंह में आ रहा, आतंकिस्तान अलग करने आया था। बिल्कुल। जो पढ़ने का तरीका है, जो रिप्रेजेंटेशन है, उसी से तो तय होगा ना भाई कोई देश किस तरीके से अपने आप को सामने लेके आएगा, कैसे साबित करेगा। बिल्कुल। और वापस आते हैं अपने ऑपरेशन सिंदूर के ही टॉपिक पे। अब यहाँ पे एक चीज चली जो हिंदुस्तान में भी कई लोग उस चीज पे बात कर रहे हैं कि भाई अंकल सैम का एकदम से नजरिया कैसे बदला। हाँ, जो 9 तारीख की रात तक ये कह रहे थे कि हम बीच में नहीं पढ़ेंगे, वो 10 तारीख की सुबह को बीच में कैसे पढ़े। तो उस पर एक कहानी हमने किराना हिल्स वाली बता दी कि अंकल सैम को क्यों पढ़ना पड़ा। लेकिन बहुत कम लोग शायद ये समझ पा रहे हैं कि इस युद्ध में जितना नुकसान आतंकिस्तान का नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान शुगर और अंकल सैम का हुआ। मार्केट चला गया उनका, मार्केट चला गया, जो सामान बेच रहे थे वो। बिल्कुल, क्योंकि उनका डिफेंस, अफ्रीका की 8 कंट्रीज ने जिन्होंने शुगर को दे रखा था ऑर्डर, वो शुगर से उन्होंने वापस ले लिया। और जिन्होंने, कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि जो F-35 आपके अंकल सैम बेच रहे हैं उन तक के ऑर्डर्स कैंसिल हुए। तो शायद नुकसान उनका हुआ, इसलिए उनको बीच में पड़ना भी पड़ा। सबसे बड़ा मार्केट है उनके लिए हथियार बेचने का आतंकिस्तान। बिल्कुल। और अब तक तो चलाने नहीं दे रहे थे तो उनको लग रहा था कि अच्छे बिक रहे हैं। बिल्कुल। आपको ये भी पता है आतंकिस्तान की सेना एक्चुअली भाड़े पे जाती है ये गल्फ कंट्रीज में। वहां पे कभी कुछ दंगा वगैरह हो जाता है तो जो उनको तमगे अमगे मिले हैं वहीं पे मिले हैं। और तो ये भी बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मार्केट में उनका समय चलते समय वो लाठी चली ही नहीं, जो लाठी वो बहुत महंगी बेच के आए। और जितनी बार वो उपयोग में आ रही थी उतनी बार पता चल रहा था कि ये ध्वस्त हो रही है। बिल्कुल। तो जो सो कॉल्ड शुगर है और अंकल सैम, इन दोनों को तो काफी नुकसान हुआ। और एक और जो है वो कहने क्या नाम है उसका, जहां से तैमूर लंग आया था, उस कंट्री को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है इस चीज में। उसने भी बहुत मिसाइलें भेजी थी। हाँ, मैं तो बल्कि हमारे नोएडा में ना एक मिस्टर भटूरा करके है, उसके भटूरे बड़े अच्छे हैं तो हम खाने चले जाते हैं। तो वहां पे उसने एक बहुत बड़ा बैनर लगाया है कि आप सिर्फ कैंसल टिकट दिखाइए अपनी अजरबैजान और तुर्की की, और आपके छोले भटूरे फ्री हैं। क्या बात है भाई, मेरी तरफ से सलाम है भाई को। तो मतलब इन लोगों को भी काफी, मतलब शायद अब भुगतना पड़ रहा है इस चीज का। नहीं, ऐसा नहीं, ये लोग गलत कह रहे हैं। वो टर्की आइसक्रीम वाले तो हमेशा ही बताते थे कि वो खुक्कल पकड़ाते हैं। आइसक्रीम तो वो देते ही नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद भी आप लेने गए तो ये तो पहले ही सोच लेना चाहिए था। मतलब उसके बाद आपकी अपनी जिम्मेदारी है। वो तो हर जगह, मतलब मेरे ख्याल से नोएडा दिल्ली में ही 6-7 काउंटर में तो वो करके दिखाई रहे हैं कि हम क्या बेच रहे हैं। वैसे ही बेचा, वो हाथ में वही रह गया उसके बिस्किट और वो फटा कहीं। बिल्कुल। अब तुम इस बारे में और भी सोच सकते हो कि सीज फायर अगर हुआ तो किन शर्तों पे हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर लॉजिकली देखा जाए ना, तो जो लोग अपने यहाँ जश्न मना रहे हैं कि जी सीज फायर हमने करवा दिया जी, तो अगर आप जाओ टेक्निकलिटीज में, तो सीज फायर जब हुआ तो शर्तें किसकी मानी गई? भाई जो सामने से आता है, जो झुकता है, उसकी शर्तें नहीं मानी जाती है। अगर हम झुके तो उन्होंने शर्तें रखी होंगी कुछ। अब क्या आज तक पानी छोड़ा गया? नहीं छोड़ा गया। तो जो पाकिस्तान में जश्न मना रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि पानी तो अभी तक नहीं आया, तो भारत कैसे झुका?
हमने उनका हमारा बीएसएफ का एक जवान था जो वहां पे उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा था, उसको उनको छोड़ना पड़ गया। क्या हमने अब तक उनके एयरफोर्स के जो हमने उनके जहाज गिराए और जो पायलट हमने उनके ले रखे हैं वो दिए वापस? नहीं दिए। और सबसे बड़ी चीज कि आपके यहाँ पे बार बार बात की जा रही है कि हमें बात करनी है, और भारत का एक स्टैंड है, बात होगी तो पीओके पे होगी, वरना बात होगी ही नहीं। वो तो पानी पे भी बात नहीं करना चाह रहे। तो शर्तें तो सारी हमारी रखी हुई है, हमारी ही चल रही हैं। पानी के लिए सिंध में क्या हो रहा है वो तो जग जाहिर है। वहां पे बाकी इलाकों के पंजाबियों को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है, वहां पे मारा जा रहा है कि यहाँ से पानी नहीं लेके जाना। तो सही कह रहे हैं आप। अगर लॉजिकली बात की जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लोगों को समझ तो है ही नहीं। है एक पता है कि मेरे फादर कहते थे कि महिलाओं की एक आदत होती है, जीजा साली का जब मजाक होता है ना, जीजा जी हराते रहे और मैं हारी नहीं। तो ये एक प्रक्रिया है कि आप कुछ भी कर लो, हम नहीं मानेंगे कि हम हार गए। भाई अगर हम मानेंगे ही नहीं तो आप कैसे हमसे कबूलवा लोगे? हम तो यही बोलते रहेंगे कि हम जीत गए और उसका जश्न बनाएंगे। तो ये तो सीधी बात है, आपको सीज फायर करना क्यों पड़ा? बिल्कुल। आपके ऊपर किसी देश ने, जैसा कि आप बता रहे हो, हमला किया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। भारत ने उन आतंकी ठिकानों पे हमला किया जिनसे कुछ आतंकी भारत में एंटर हुए थे। उन्होंने बिल्कुल भी पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि कहते हैं क्या, क्वेश्चनेबल हो। बिल्कुल। आपने लौट के भारतीय सिविल स्थानों पे निशाना बनाना की कोशिश करी, निशाना बनाने की कोशिश करी, आप नहीं कर पाए। आपके पास उतना सक्षम, आप उतने सक्षम नहीं थे। बिल्कुल। तो जो सीज फायर की पहल करता है, बिल्कुल, एक तो वही मान लेता है कि हाँ वो हार गया। और ये तो यूएस तक से कहा गया, ये अंकल सैम तक ने कहा कि नहीं जी उन्होंने हमें कनेक्ट किया था और हमने कहा था उनसे बात करो, क्योंकि वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान हमसे बात नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट उनको फोन करो। वो बातें भी सही हैं। बिल्कुल। ये एक बड़ा निर्णय है कि ये तो तब सोचना चाहिए था पानी के बारे में जब बंटवारा हो रहा था। बिल्कुल। तो क्यों पानी जो है वो दिया जाएगा। और मैंने आतंकिस्तान के एक प्रवक्ता को सुना है कि हम चाइना से पानी रुकवा देंगे इंडिया का। उन्हें ज्योग्राफी पता ही नहीं है। तो हाँ, वो कुछ इसी तरीके का है कि दुनिया चपटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? बिल्कुल। तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। बिल्कुल। और इसमें भी घुटनों पे आना ही है, कोई और तरीका ही नहीं है। आप ये देखें कि एक बीच में एक खबर आई थी कि सेना ने जो है वो वहाँ पे कब्जा कर लिया, और अचानक से फिर आया कि नहीं किया। कि इस समय कोई वो एक ऐसा बच्चा हो गया जिसकी जिम्मेदारी लेने को इस समय कोई राजी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग कुर्सी पे हैं उन्हें कुर्सी पे चिपका दिया गया है कि फिलहाल तुम ही हो। बिल्कुल। और वो कहते हैं अच्छा हम हैं, पर ये मानो कि हम जीते भले ही हम हारे हैं। और बिल्कुल इस तरीके का तमाशा किया जा रहा है। और बिल्कुल थोड़ी देर की खुशी है, पर फिलहाल बिल्कुल खुश तो है ही वो। बिल्कुल। अगली चीज आती है कि भारत ने जिन 9 ठिकानों पे हमला किया उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ वो मसूद अजहर का है। और आधे से ज्यादा खानदान तो उसका खत्म हो गया। मैं आपको जो बर्ड ट्रेड सेंटर की कहानी बता रहा था ना, वो यही तो बता रहा था। बिल्कुल। कि उसामा बिन लादेन 10 साल बाद मारा गया है। बिल्कुल। जब बिल्कुल ही नेस्त नाबूद कर लिया। बिल्कुल। अफगानिस्तान पूरा खाली करके जब अमेरिका ने कब्जा कर लिया ना, उसके बाद समाप्त किया है कि हाँ अब यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया। बिल्कुल। तो अब स्थिति वहां पे आने वाली है। बिल्कुल। कि जब अगर वो खत्म हो गया, आपके पास मुद्दा क्या रह जाएगा? बिल्कुल। आपको मुद्दे तक पहुंचने के लिए आप इतना लंबा रास्ता तय कर रहे हो कि जितना भी तबाही हो सकती है जहां से, इतना तबाह कर देना है कि आने वाले 100 साल तक कोई सोचे भी ना कि भारत की तरफ कोई निगाह उठा सकता है। बिल्कुल। तो वो तो आखिरी तमाशा होगा। बिल्कुल। और जो लोग जश्न मना भी रहे हैं उनको एक चीज और समझनी चाहिए कि जो देश उनके मानने से जीता है उसी देश में आजकल आतंकियों की खुली सभाएं हो रही हैं। हाँ।
है ना। अब एक जीती हुई कंट्री ये नहीं करती है, क्योंकि आपका कंट्रोल अपने ही लोगों के ऊपर से भी खत्म हो चुका है। कभी था ही नहीं, कभी था ही नहीं। वो तो उनका बिल्कुल। कब पाकिस्तान में अगर अभी आपको आधे घंटे में पता चल जाए कि सेना ने कब्जा कर लिया या तालिबान ने कब्जा कर लिया, कि आपको आश्चर्य होगा? बिल्कुल नहीं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, हो कभी सकता है कुछ हो सकता है। बलूची कल को कब्जा कर ले वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कोई बड़ी चीज नहीं है वहां पे इस तरीके की घटना हो जाना। नेशन किस तरीके से चल रहा है वो मतलब ईश्वर की जानता है, ईश्वर के ही भरोसे चल रहा है। बिल्कुल। मुझे 2-3 चीजें बहुत पसंद है वहां पे। एक तो वो गांव है जहाँ पे बहुत स्वस्थ लोग रहते हैं। नंबर 2, वहाँ शायरी बहुत अच्छी होती है, बहुत क्लास की शायरी होती इस है। पे भी एक डिबेट चलती है क्षितिज, अगर मैं बात करूं कि कई लोग कहते हैं कि टैलेंट जो है पाकिस्तान से आता है। हाँ, कि भाई ये पाकिस्तान में होता है पहले ये, लेकिन ये मैं इसको सच नहीं मानता हूँ। अच्छा। सब कुछ तो हिंदुस्तान में ही था। हाँ। जो लोग वहां गए यहाँ से वो हिंदुस्तान से लेके गए। हाँ। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये इसका इजाद पाकिस्तान ने किया? नहीं, टैलेंट पाकिस्तान से आता है लौट कर। हाँ, अब ये लौट करके ही बात करूं कि जब हम पाकिस्तान में कब्जा कर लेंगे, जो हम अखंड भारत की बात करते हैं, हाँ। तो वो लोग किस धर्म और किस कास्ट के कहलाएंगे? ये एक बड़ी कंफ्यूजन है। देखो, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही कि आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कब्जा कर लेना। उसके बाद 30,000 लोग, आप 30 करोड़ लोग आप ऐसे लेके आओगे जो आपको वोट नहीं देंगे। बिल्कुल। तो वो घर वापसी वाला आपका मुद्दा बिल्कुल सही है। बिल्कुल। लेकिन ये भी बहुत बड़ी परेशानी है कि घर वापसी करोगे तो कौन सी जाति में करोगे? बिल्कुल। तो भाई मैं तो ये मानता हूं कि इस समय तो ब्राह्मणों को आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हम सनातन हैं। कोई जाति हमारे लिए एक थोड़े समय के लिए, जैसे कोरोना के टाइम में जाति बटी थी ना, वैसे ही थोड़े समय के लिए एक जाति वर्ण व्यवस्था रखी गई थी, जिससे कुछ बीमारियों से, कुछ परेशानियों से बचा जा सके। अब इस सेकुलर भारत में जातिवाद की कोई जगह बची नहीं है। बिल्कुल। अब जो भी सनातन धर्म में आना चाहता है उसका स्वागत है। बिल्कुल। मैं जाने कितनी आत्मकथाएं और कितने ही लोगों से मिल चुका हूं जो शायद उस धर्म के इसलिए बने रह गए क्योंकि उन्हें घर वापसी का मौका नहीं मिला। कोई अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहता। खराब परिस्थितियों में उनका धर्मांतरण हुआ, पर परेशानी ये हुई कि उनको दोबारा से इस धर्म में स्वीकार नहीं किया गया। उनसे कहा तुम मलिच्छ हो गए हो, तब तो तुम्हारी वापसी हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ हम पैदा होते हैं, हमारे यहाँ वापसी का कोई तरीका नहीं होता, जबकि बहुत सारे तरीके थे। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो लिखी हुई हैं, जो की जा सकती हैं। आर्य समाज ने बहुत बड़ा काम किया इस मामले में कि उन्होंने दोबारा से धर्मांतरण का तरीका बनाया और सुगम तरीका बनाया। वो तरीका हमें ईजाद करने पड़ेंगे। जो भाई वापस आना चाहते हैं उन्हें वापस लाना ही होगा। बिल्कुल। एक व्यक्ति बरगलाने की वजह से कष्ट में है, उसे पता भी चल गया है कि यार मुझे बेवकूफ बनाया गया, मुझे मेरे साथ गलत हुआ है, तो आपको हाथ पकड़े के उसे सहारा तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मैं एक आपको इस विषय में एक थोड़ा सा लंबा होगा, एक किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। क्या है ना कि पंजाबियों में कहते हैं चिड़ी छक्का, बैडमिंटन खेल आप जानते हैं ना। हाँ जी। एक खेल बना, ठीक है, जिस तरीके से धर्म बनते हैं ना वैसे एक खेल बना। उस खेल में ये किया कि 2 लोग रैकेट्स लेके बाहर निकलते हैं और घर के बाहर अपनी वो स्ट्रीट लाइट के नीचे खेलते हैं। उनको मजा नहीं आता क्या? बिल्कुल आनंद आता है। घर में कितने आपने बच्चे, महिलाएं और सब खेलते हुए देखे होंगे कि यार शाम में क्या कर रहे थे यार, बैडमिंटन खेल रहे थे। बिल्कुल। फिर कुछ लोग आए बोले ये बैडमिंटन थोड़ी होता है यार, बैडमिंटन तो कोर्ट में होता है ना। हम नियम बना देते हैं। तो अभी जो 2 लोग खेल रहे थे कि एक दूसरे के पास शटल पहुंचानी है, वो 2 लोग इस वजह से खेलने लगे कि दूसरे के पास शटल ना पहुंचे और बताने लगे यही तो सच है, खेलते हैं हम आनंद के लिए। वहां पे आदमी हारने लगा। एक मौका था जब दोनों जीते हुए घर जाते थे, क्या करके आ रहे हो? अरे मैं तो पड़ोस वाले चाचा के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। दोनों जीत के गए। उन दोनों का काम यह था कि वो अपने रैकेट से शटल पहुंचाए दूसरे तक। रैली कितनी लंबी चली?
रैलीज चले, हम खेल रहे, हम खुश हो रहे हैं, अरे यार हम मार पा रहे हैं क्या? बिल्कुल। हमने उस नियम को चेंज कर दिया, बोले नहीं, खेल तो ये है कि तुम दूसरे को मारने मत दो। और जो ऐसे खेलेगा वही बैडमिंटन खेलेगा। हम तो ओलंपिक में खेलते हैं, हम तो एशियाड में खेलते हैं, हम तो विश्व स्तर पे खेलते हैं, तो वो जो आनंद था वो समाप्त कर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से कहानी कह रहा हूँ, बात आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये समस्या जो है ये बड़ी होती चली गई। जितना स्वच्छंद बनेंगे, जितना कहते दूसरे के जूते में पैर डाल के जब तक हम चलेंगे नहीं, हम उसकी समस्याओं का पता नहीं कर सकते। बिल्कुल। मतलब आप तो सोल सिरेंटी चला रहे हो और आपको पास तो जाने कितने दुखियारे आते होंगे। अगर उनकी जगह रख के हम नहीं सोचेंगे तो किसी भी समस्या का हल नहीं दे पाएंगे। तो जिन लोगों को किसी एक वजह से, किसी जगह जन्म लेने से, किसी घर में जन्म लेने से, किसी जाति की वजह से होने से यदि हम कुछ भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वहीं हमें अपने ऊपर अलार्म लगाना चाहिए कि हमसे कुछ गलती हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास कोई भी हक नहीं है बांटने का। बिल्कुल। हमारे पास एक ही हक है कि हम कितने आसानी से घुल सकते हैं, हम कितने आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं, हम कितना अच्छा स्वागत कर सकते हैं। ये भी उतना ही बड़ा सत्य है कि शांति के लिए युद्ध को तैयार रहना चाहिए, पर पसंद हमेशा शांति रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल जरूरी बात है। जब हम इस प्रक्रिया में आएंगे कि चलो भाइयों आओ वापस आ जाओ, तो उस समय हम ये जातिवादी की सारी दीवारें जो है ना गिरा देंगे, चकनाचूर कर देंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात अपने दिल में रखेंगे ही नहीं कि अपने आने वाले किसी भाई को मुहाजिर सुनना पड़े, रिफ्यूजी सुनना पड़े, आए हुए सुनना पड़े। सब एक रंग में रंगे होंगे, सबका कलर एक होगा। इसी से अखंड बनेंगे। बिल्कुल। इसी से खंडन की समाप्ति होगी। कोई भी दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम बात करें आतंकिस्तान की, तो आजकल बेटा तो बेटा, पोता भी आजकल खूब नाच रहे हैं। तो जी क्या लगता है कि ये जो बदलाव पोते में आए हैं ये किस वजह से आए? हाँ, वो देखते नहीं आप, वो मूवीज में होता है पुलिस वाला एक के थप्पड़ मारता है, दूसरा बोलना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल। बहुत, मैं सही बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा पिछले 6-8 महीने से कोफ्त हो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, दूसरा एक आपको और मोडस ऑपरेंडी बताऊंगा। जब आतंकवादी बनाते हैं ना किसी को, तो उसकी सोच चेंज करते हैं, है ना। जैसे हमें कई जगह सुनने को मिल जाएगा कि कभी मुसलमान आदमी होली की शुभकामनाएं देता है क्या तुमको, है ना? क्या क्या वो तुम्हारे साथ पूजा में शामिल होता है? सही बताऊं, होता है। मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने फेसबुक पे चिपकाते सबको होली मुबारक हो। बिल्कुल। घर पे आके होली खेलते हैं, होली के कपड़े बनवाते हैं। मैं बांग्लादेश में एक मुल्ला जी का भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे, तुम इन हिंदुओं को अपना साथी समझते हो? कभी हिंदू आदमी नमाज पढ़ता है तुम्हारे साथ में? कभी हिंदू रोजा रखता है तुम्हारे साथ में? एक ही तरीके से चल रहे हैं। बिल्कुल। जिन्हें काटना है, जिन्हें बांटना है, वो एक ही तरीके की स्पीचेस जो है वो इधर से उधर हो रहे हैं, जिन्हें लोगों के दिमाग में इस आतंक को बैठाना है। बिल्कुल। हम लोग एनजीओ में काम करते हैं और असल में आतंकवाद बहुत कुछ एनजीओ की तरह चलता है। हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे हॉस्पिटल्स के लिए काम किया या फिर कहीं एजुकेशन में काम किया, उसके फोटोग्राफ बना लिए, उसकी खबरें छपवा ली, और उसके बाद जिनसे हमें फंड लेना उनके पास पहुंचते हैं और बताते हैं, देखिए सर यहाँ पे हमने ये काम किया था। बिल्कुल। तो ऐसे ही ये जो मसूद अजहर टाइप के लोग हैं, यहाँ धमाका किया और वहां धमाका किया, और उसके बाद गल्फ कंट्रीज में पहुंचते हैं कि सर देखिए सर हम अपने मजहब को बचाने के लिए। अरे मजहब अपने में इतना बड़ा होता है, तुम क्या बचाओगे उसको? तुम होते कौन हो? बिल्कुल। इतनी महान महान चीजों को बचाए कैसे कोई व्यक्ति सोच सकता है? तुम अपने परिवार के 10 लोग बचा नहीं सकते और तुम मजहब बचा लो। जो स्वयं में इतना महान होता है, उसे किसी वजह से, अगर ईश्वर ने किसी चीज को स्थान दिया है, किसी जीने के तरीके को एक रवैया बना है, तो किसी वजह से दिया है। बिल्कुल।
कोई मतलब हाड़ मास का इंसान कोई एक व्यक्ति उसको बना या मिटा नहीं सकता। बिल्कुल। वो हम बोल सकते हैं अच्छा खराब, हम बिगाड़ कुछ नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा खराब। तो इस चीज को ना दिमाग में लाना चाहिए, और इवन जो पोता है ना उसको ज्यादा, बिल्कुल। कि वो तो फिर मतलब उसको अंकल सैम को और आइसक्रीम के ठेले वालों को और शुगर को अपने साथ बनाए, तुम तो अकेले पड़े हुए हो। बिल्कुल। तुम्हारा तो सारा मुनस्सर ही इस तरफ पे करते हो। बिल्कुल। तुम्हारा आदमी तो यही मजदूर है, हमारे यहीं कचरा बीन रहा है, तुम कहाँ जाओगे भाई। बिल्कुल। और तो साहस मतलब जुर्रत, इस तरीके की जुर्रत मतलब कैसे हो सकती है। मैं तो कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि उनको, अब वो तो आपको प्लासी के युद्ध का तो पता ही होगा ना। बिल्कुल। हाँ, वो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को 15 मिनट में लड़ाई हार गए थे। बिल्कुल। ठीक है, और कुछ 3000 अंग्रेज थे और शायद 90,000 की सेना थी या 30,000 की सेना थी सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला 15 मिनट में हार गया था क्योंकि मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था। ये वही बांग्लादेशी हैं बिल्कुल, जिन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान में ले गया है। बिल्कुल। जिन्होंने मतलब और विदेशी ताकतों को दिया यहाँ पे साम्राज्य फैलाने का। बिल्कुल। पर इस हद तक नीचे उतर जाएंगे, और कितना अभी हम लोगों को और देखना है, और कितना मेरी ये सरकार बर्दाश्त करेगी, मुझे पता नहीं कि इस सफाई के बाद और क्या क्या सफाया हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम रैप अप करें इसी चीज को, तो जाते जाते जो एक सवाल है मेरा, जिस पे आपसे मुहर लगाइएगा, कि जो हम बात कर रहे थे किराना हिल्स की, आप एनजीओ से जुड़े हुए हैं और मेडिकल लाइन की एनजीओ से जो इंटरनेशनली काम करती हैं, और तो आपके सोर्सेस क्या कहते हैं? मेरे सोर्सेस, मैं तो सब कहानियां सुना रहा हूँ, मैं तो आपको कह ही नहीं रहा हूँ कि मेरे सोर्सेस कुछ कहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हम दो मित्र मिले हैं और कुछ कहानियां बताएंगे, और हो सकता है कहानियों में ट्रू इवेंट्स होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आप कह रहे हो कि 3-3.5 लोग जो है मतलब ईश्वर के पास चले गए, हो सकता है इसमें सत्य, मैं तो लोग कहानी कॉकरोचेस बोले। हाँ, सत्यता जो है वो तो बम फटने से भी चल जा सकते हैं, वो कुछ भी फटने से जा सकते हैं। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ जर्नल्स को किताबें लिखने की इजाजत दीजिए जो वो सही से बताएंगे। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये इतना जरूर मैं दावा करता हूँ कि आने वाला भारत बहुत सजीव, बहुत गौरवान्वित, और हम लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होंगे कि हम उस समय के साक्षी होंगे। बिल्कुल। जब भारतवर्ष अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचेगा। जी। तो मैं तो अपनी भाषा को यहीं पे विराम देता हूँ। मेरी कहानियां तो आज के लिए तो समाप्त हैं। बिल्कुल। और दोस्तों से भी कहना चाहूँगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हमने एक छोटी सी डिस्कशन करनी चाहिए। डायरेक्ट ना कह के, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट से नहीं कह रही तो हम कैसे कह दें। हमने कुछ कहानियां सुनाई हैं, विश्वास करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन हाँ, इंतजार कीजिए, कहानी का जो अंत है ना, बहुत ही सुखमय होने वाला है। धन्यवाद।